नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। इसमें पुलिस कांस्टेबल एसएससी में अभी जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा जो चीज़ें करंट में चल रही उससे जुड़े स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चन को इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जीके जीएस का कम टाइम में रिवीजन करना है तो ये सीरीज आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा भी अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ, यूपी पेट, लेखपाल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जो आप इस टाइम पे संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी गर्मी में पढ़ रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे होते हैं, आप एनसीईआरटी चला रहे होते हैं, परेशान नहीं होना, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। अगर ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है तो समझिए आपको इसके बदला बहुत अच्छा देगा। कई बार दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब ताना मारते हैं ना कि अभी तक जॉब नहीं लगी तो अब क्या ही लगी, अब क्या ही होगा। लेकिन आपको इन सब बातों को नहीं सोचना, अपना अच्छा वक्त आएगा। अगर आपने सच्ची मेहनत की तो आपका वक्त जरूर आएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जी। अच्छा, जनगणना कौन से विसूची के अंतर्गत है? जनगणना का उल्लेख हमारे संविधान में संघ सूची के अंतर्गत किया गया है, जबकि जनसंख्या का उल्लेख हमारे संविधान की संवर्ती सूची में किया गया है। हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में क्या किया गया है? शक्तियों को विभाजन किया गया है। हमारे यहाँ पे शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में मुख्य रूप से किया गया है, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। इसके साथ साथ अवशिष्ट विषय भी हैं। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि राज सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। संवर्ती सूची में कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। अब जब संविधान निर्माता हमारा संविधान बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जो आज नहीं है, 50 साल बाद, 100 साल बाद ऐसे मामले हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आज साइबर क्राइम, कि जो हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पे 1950 में साइबर क्राइम होता था? नहीं होता था। साइबर क्राइम हो गया, साइबर बुलिंग हो गया। इस टाइम पे बहुत सारे गेमिंग की हो रहा है, इनके लिए रेगुलेशन चाहिए, बहुत सारे ऐप के रेगुलेशन की चाहिए। तो कहा कि कुछ ऐसे विषय भी होंगे जो हमने ना संघ सूची में रखा है, ना राज सूची में, ना ही संवर्ती सूची। तो ऐसे विषयों को हम किस में रख देंगे? ऐसे विषयों को हम अवशिष्ट विषय में रख सकते हैं। अब अवशिष्ट विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? अवशिष्ट विषयों में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। अच्छा बताइए, शिक्षा कौन सी सूची में? शिक्षा हो गया, आपका वन हो गया, जनसंख्या हो गया, मापतौल हो गया, ये सारी चीज़ें किसमें? संवर्ती सूची में। शिक्षा पहले किस सूची में थी? शिक्षा पहले आपके राज सूची में थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को हमने राज सूची से उठाकर संवर्ती सूची में रखा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार हमने प्रस्तावना में भी संशोधन किया था। 1960 में क्या हुआ? 1960 में एक बेरूवरे यूनियन वाद आता है। 1960 के बेरूवरे यूनियन वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1973 का केशवानंद भारती केस होता है। 1973 के केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। अगर प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1973 के केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अब संविधान में का भाग है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में आप संशोधन भी कर सकते हो, लेकिन आपका संशोधन ऐसा ना हो कि संविधान का मूल ढांचा ही परावर्तित हो जाए। तो भाई, मूल ढांचा कौन बताएगा कि हमारे संविधान का मूल ढांचा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अभी हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं कि हमारे संविधान का मूल ढांचा है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे गणतंत्र है, हमारे यहाँ पे शक्ति जनता के पास निहित है, हम सबको अवसर देने की बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें मूल ढांचा है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, समय समय पर आपको मूल ढांचा की परिभाषा देते रहेंगे। तो मूल ढांचा की समय समय पर परिभाषा कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का रक्षक कौन होता है? संविधान का रक्षक भी आपको सुप्रीम कोर्ट होता है।
तो भैया सुप्रीम कोर्ट का हमारे संविधान में कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद 124 में उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आपका अभिलेखीय न्यायालय है। देखो इस क्लास में क्या करेंगे, आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। कहीं हिस्ट्री का हम रिवीजन करेंगे, कहीं पॉलिटी का रिवीजन करेंगे, कहीं इकोनॉमिक्स का, कहीं साइंस का। कम टाइम में अगर आपको रिवीजन करना है रैपिड रूप से, तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखो वीडियो कैसा लगता है इसका फीडबैक जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ये पीडीएफ बनाने को, ये सारी चीज़ें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन किया गया, प्रीवियस ईयर में भी कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको देखा गया। उसके बाद उस टॉपिक से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का संकलन किया गया कि भाई जनगणना से जुड़े और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जनगणना से आए तो पॉलिटी का और कौन सा पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन देखा गया है। अच्छा बताइए, हमारे यहाँ पे जनगणना कराता कौन है? हमारे यहाँ पे जनगणना कराते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के 10 वर्ष में क्या करते हैं, जनगणना कराई जाती है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? हमारे भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मियो के कार्यकाल में हुई थी। पहली बार 10वीं जनगणना कब हुई थी? 1881 में। 1881 में रिपन के कार्यकाल में पहली बार 10वीं जनगणना हुई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसको कहते हैं? रिपन को कहते हैं। क्लियर हो क्या? इसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइम पे जनगणना हुई। जनगणना के कुछ आंकड़े होते हैं जिसको हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। ओके, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है केरल में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पाई जाती है? न्यूनतम साक्षरता आपके बिहार में पाई जाती है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चेंजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनसंख्या के अनुसार पे सबसे बड़ा राज्य, ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा तो इसलिए मैंने पूरा दे दिया। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो 5 सीक्वेंस तक याद करिए। अब क्या हो रहा है कि एग्जाम का ट्रेंड बदल गया है, वो आपको ऑप्शन दे देता है जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीक्वेंस में सजाइए। तो कह देगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कह देगा कई बार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सीक्वेंस आपको कम से 5 का सीक्वेंस पता होना चाहिए। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और कौन सी शैली में बना है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, 4 बाग शैली में। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। अब हुमायूं के मकबरे से जुड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो चलिए हम और महत्वपूर्ण मकबरों के बारे में देखते थे। हुमायूं को मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कराया था। हमीदा बानो बेगम का कई जगह नाम हाजी बेगम के रूप में भी उल्लेख है। तो हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम, जो भी नाम है उसका उल्लेख देख लीजिएगा। हमीदा बानो बेगम का ही पुत्र था अकबर। अकबर जो कि मुगल सम्राट के एक बहुत ही फेमस शासक हुआ है। अब चलिए कुछ और मकबरों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरे का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने, जो कि कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। पंचमहल, पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर में, जो कि स्थित है आगरा में। अकबर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम, जो कि सिकंदरा आगरा में स्थित है। लाहौरी दरवाजा का निर्माण कराया था शाहजहां ने, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने, जो कि दिल्ली में स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, जो कि आगरा में स्थित है। अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह तुर्की ने, जो कि जौनपुर में स्थित है। जहांआरा की कब्र, जहांआरा की कब्र का निर्माण कराया था औरंगजेब में, जो कि दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल प्रशासन क्या होता है? धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बहुत से स्वतंत्र राज्यों का उदय हो जाता है, उसमें जैसे आपका बंगाल हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। ये धीरे छोटी छोटी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करने लगती हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसको फीडबैक जरूर दीजिएगा। कि जैसे एक पॉइंट आया कि अगर हमने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हुमायूं का मकबरे का निर्माण कब कराया गया था और किसने कराया था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया था। तो हमने और महत्वपूर्ण मकबरों के बारे में देख लिया कि हो सकता है आप इस बार इससे क्वेश्चन पूछ लें। इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट की स्थापना किसने की थी? मृणालिनी साराभाई ने। अभी आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट की स्थापना किसने की थी? मृणालिनी साराभाई। अब मृणालिनी साराभाई से जुड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मृणालिनी साराभाई आपके भरतनाट्यम की बहुत ही फेमस कलाकार हैं। भरतनाट्यम की कलाकार है तो भरतनाट्यम के कुछ और कलाकारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी आरुंडल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, विश्वानु रामगोपाल, वैजंती माला, टी बाला सरस्वती, मालविका, सीवी चंद्रशेखर, ये सब के भरतनाट्यम से जुड़े प्रमुख कलाकार हैं। हमारे भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? हमारे भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं। अच्छा बताइए, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी आपका उड़ीसा का है। कथक, कथक आपके उत्तर भारत का है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कथकली, कथकली कहाँ का है? कथकली आपका केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। अब प्रोजेक्ट टाइगर के स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमें अपने यहाँ पे टाइगर्स की संख्या को बढ़ाना था। तो 1973 में हमने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर। अभी एमपी को हम क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? कैलाश सांकला जी को। कैलाश सांकला जी को कैलाश सांकला जी को हम क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि कैलाश सांकला जी ने टाइगरों की बढ़ावा के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अभी जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व में जिस टाइगर ने अपने आप पे टाइगर्स की संख्या को दुगनी कर लिया, उसको एक अवार्ड देते हैं, T+2 अवार्ड। T+2 अवार्ड किस लिए मिलता है? टाइगर्स की संख्या को दुगनी करने वाले टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिलता है, ध्यान रखिएगा। 1504 में आगरा की स्थापना किसने थी? आगरा की स्थापना की थी आपके सिकंदर लोदी ने। अगर 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो 1992 में क्या आया था? 1992 में आपका हाथी संरक्षण आया था। इसके साथ साथ क्या होता है? 2000 में कौन सा आया था? जैव विविधता का एक्ट आता है। 2002 में जैव विविधता का एक्ट आता है। 2 फरवरी 1971 को हम क्या करते हैं? रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन के तहत हमने क्या किया था? आर्द्र भूमि संरक्षण की बात की गई थी। रामसर सम्मेलन आपका 2 फरवरी 1971 को होता है, जो कि लागू कब होता है? 1975 में। भारत इसका सदस्य कब बनता है? भारत इसका 1982 में सदस्य बनता है। अभी हमने क्या बात किया? टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात किया। कौन है? कैलाश सांकला जी। तो वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? वाटर मैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी आपके वाटर मैन ऑफ इंडिया है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया है सलीम अली। ये बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पक्षियों से जुड़े बहुत काम किया है। अच्छा, पक्षियों का अध्ययन किस में करते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अंगूर की खेती किस में करते हैं? अंगूर की खेती हम क्या करते हैं? विटीकल्चर में। देखो, चीज़ों को ऐसे ही रिवीजन करना है। आज की क्लास में इतने ही पॉइंट डिस्कस करते हैं, बाकी के पॉइंट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। आप देखो, आप सबके सहयोग से क्या होगा कि मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा, तो काम करने में और हेल्प मिलेगी। मैं आप सबको क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, पूरी मेहनत से पढ़ा रही हूँ। बस आप सब भी अपना साथ दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।